अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है आप सबको? वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी मैम, आ रही है। प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 3 में? एंड बच्चों, आप लोगों को इनरोल कर दिया मैंने एलएमएस पे, ठीक है? आप लोग वहाँ से ओपन कर सकते हैं, वहाँ लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर दिए मैंने, ठीक है? किसी बच्चे ने ओपन करके देखा है एलएमएस? यस मैम। अगर किसी बच्चे की इनरोलमेंट अभी रह गई है, कोई इनरोल नहीं हुआ है जो इस कोर्स में है, वो मुझे मेल करके बता दें फिर, ठीक है? चलिए ठीक है, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ काउंसलिंग, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन केयर, what is how to handle difficult patients and their family members, and what is crisis या disaster management. आज जो हम हैं कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, कि उसको कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन कैसे करते हैं। देन ब्रेकिंग अ बैड न्यूज़, किस तरह ब्रेक करनी है कोई भी बैड न्यूज़ पेशेंट्स को या उनकी फैमिलीज़ को। एंड देन हम आज देखेंगे व्हाट आर द मेडिकल एथिक्स, द 4 पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के लेक्चर के। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, we all know what is conflict. It is a state where two forces oppose each other. जब दो लोगों के बीच में किसी बात पे, किसी भी पॉइंट पे कोई ना कोई अपोजिशन हो रही है, कि एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरी पार्टी कुछ कह रही है, एक पर्सन या दूसरा पर्सन कुछ और कह रहा है, वो एक दूसरे की अपोजिशन में बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट. They arises in the situation where individual and groups find that they are not getting what they want. आप कुछ चाह रहे हैं, दूसरा बंदा कुछ और चाह रहा है, ठीक है? आप दोनों में एक ऑपोजिशन क्रिएट हो गई है, आप लोग एक बात पे बहस कर रहे हैं, ऑल दैट गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट. कॉजेज इसके क्या हो सकते हैं? बहुत इजी लेक्चर है आज का. ऑलमोस्ट आपको एथिक्स का भी पता है क्या होते हैं, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, आपको जनरल टर्म्स ये पता है, ठीक है? उसको सिर्फ हमने अब थोड़ा सा इलेबोरेट करके कि उसके कॉजेज़ कैसे हैं और उसको रिज़ॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? जो चीज़ें हमें नॉर्मल लाइफ में पता है कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिज़ॉल्व करते हैं, कि दो लोग अगर लड़ रहे हैं, दो ग्रुप्स हैं, तो उनमें आपस में सुलह किस तरह करानी है, ठीक है? इस चीज़ को हम थोड़ा सा आज एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ लेंगे. कॉजेज़ क्या हो सकते हैं जी? नीड्स एंड वांट्स नॉट बीइंग मेट, किसी बंदे की जो ख्वाहिशात हैं या जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही. फॉर एग्जांपल, पेशेंट, पीटी स्टैंड्स फॉर पेशेंट. Patient is dissatisfied with the food, bedding or facilities in the ward. पेशेंट जो है उसको अपनी वार्ड की बेड अच्छी नहीं लग रही, या कोई फैसिलिटी या फूड अच्छा नहीं लग रहा, और उसने लड़ना शुरू कर दिया है विद द स्टाफ, विद द नर्सेज, विद द डॉक्टर्स. तो एक कॉन्फ्लिक्ट उसने क्रिएट कर दिया. Values are being tested. Female patient reluctant to allow male students to examine. This is a case of conflict. Perceptions are being questioned. For example, a student is very confident and he's not being given the chance by surgical trainee to give incision. एक स्टूडेंट है जो बड़ा कॉन्फिडेंट है और वो कह रहा है कि मैं ये इंसिजन दे सकता हूँ, बट उसका जो सर्जिकल ट्रेनर है, जो ट्रेनी है, वो उसको चांस नहीं दे रहा. उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कॉज हो गया. Assumptions are being made. Minimal knowledge. Family has inadequate knowledge on the indication of biopsy. Harassment, discrimination, performance issues, relationship with colleagues. Expectations are too high. For example, patient might think course of chemotherapy should have completely cured lymphoma. पेशेंट जो है वो ये सोच रहा है कि अगर वो कीमोथेरेपी करा रहा है तो उसका जो ट्यूमर है, लिम्फोमा इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर ट्यूमर, तो वो उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? हालांकि इस तरह, और एक सेशन में या दो सेशन में ठीक हो जाएगा, इस तरह नहीं होता है. एक्सपेक्टेशंस पेशेंट की इतनी ज़्यादा होती हैं कि बाद में जब उसे पता चलता है कि देर इज़ स्टिल सम काइंड ऑफ मेलिग्नेंसी प्रेजेंट इन द पेशेंट, देन ही बिकम्स वेरी एंग्री, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उसकी डॉक्टर के साथ क्रिएट हो जाती है. Personality, race, gender, and social class differences exist. Methods of conflict resolution. उसको आपने रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी अपने उसको उसकी हल कैसे करना है उस कॉन्फ्लिक्ट को. अ फॉर्मलाइज्ड स्ट्रेटजी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, OCM. Like this is the
method, yeah, this is the strategy which you have to follow to avoid, to resolve a conflict. Worst way to deal with the conflict is to postpone its resolution. Okay, the worst way to deal with conflict is to postpone its resolution. सबसे बुरा जो worst एक method है, that is कि आप उसको resolve कर ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं अच्छा बाद में देखेंगे। अगर कोई दो ग्रुप्स हैं या पेशेंट है, उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट है डॉक्टर से, वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है, उसको डील करें, हेड्स ऑन डील करें। Meet conflicts head on, set goals that lead to a win-win situation for both the parties, plan for resolving conflict through free communication, be honest about concerns and reservations, and verbalize them as soon as possible. Agree to disagree. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज हेल्दी डिसएग्रीमेंट्स लीड टू अ बेटर डिसीजन। आप किसी चीज़ से अगर डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप एक हेल्दी, एक अच्छे वे में डिसएग्री करें ताकि एक बेटर डिसीजन आप ले सकें। Leave individual egos out of negotiation. Avoid pleasing one individual. Don't use exploitative or deceptive methods. कोई किसी को एक्सप्लॉइट करना है, किसी को डिसीव करना, धोखा देना, किसी का यूज़ करना, ठीक है, इस तरह के मेथड्स नहीं यूज़ करने होते हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने। इफ़ यू आर द वन coordinating the dialogue, let the negotiating team create solutions. Discuss differences in values openly. The best method of dealing with conflict is preventing them. सबसे फर्स्ट तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही नहीं होना चाहिए किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर पेशेंट, या पेशेंट्स या स्टाफ और पेशेंट के दरमियान। यू हैव टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट। ये उन्होंने कहा है कि रिजॉल्व की एक उन्होंने एब्रीवेशन कर दिए कि RESOLVE, रिजॉल्व, रीच आउट, engage in a conversation, seek to solve the problem, open up, listen intently, voice solutions, end on a good note। ये एक रिजॉल्व उन्होंने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट को हम इस तरह से रिजॉल्व करेंगे। Now, breaking a bad news. Any news that adversely affects an individual's view of his or her own future is considered as a bad news। ठीक है, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो किसी इंडिविजुअल के फ्यूचर के बारे में उसे बैड एडवर्सली इफेक्ट कर रही है, ठीक है, क्या फ्यूचर में उसको लगे कि नहीं जी अब तो बस मैं गया, मैं मुझे तो जो है लिम्फोमा हो गया है, या मुझे तो कोई ट्यूमर है, मुझे कोई हेमरेज है, ठीक है, और उसको उस न्यूज़ को आप पेशेंट को सुनाते हैं और उसको वो एडवर्सली इफेक्ट कर रही है, दैट इज़ अ बैड न्यूज़। ठीक है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू हेल्थ, अगर कोई और न्यूज़ है जो उसके फ्यूचर को या उसके प्रेजेंट को बैडली एडवर्सली इफेक्ट करती है, दैट इज़ अ बैड न्यूज़। 5 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं फॉर ब्रेकिंग बैड न्यूज़। 5 मॉडल्स हैं हमारे पास। बायो साइको सोशल मॉडल है, ये मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड है कि आपने बैड न्यूज़ किस तरह ब्रेक करनी है पेशेंट पे, यानी उसको बुरी खबर किस तरह सुनानी है। इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल है, फिर फुल डिस्क्लोजर मॉडल है, पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल है जो अब रिकमेंड नहीं होता, एंड नॉन डिस्क्लोजर मॉडल है। ठीक है, ये तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं होता। ठीक है, तो ये 5 मॉडल्स हैं हमारे पास टू ब्रेक अ बैड न्यूज़, जिसमें से बायो साइको सोशल मॉडल इज मोस्टली रिकमेंडेड। इसके क्या स्टेप्स होते हैं, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, दैट फर्स्ट स्टेप इज सीटिंग एंड सेटिंग, कि आपने अपनी इन्वायरमेंट अच्छी सेट करनी है। एक्सक्लूसिविटी, पेशेंट को एक्सक्लूसिवली आपने वो न्यूज़ सुनानी है, कोई वार्ड के अंदर कोई और पेशेंट्स के सामने या किसी और लोगों के सामने आपने उसको न्यूज़ नहीं सुनानी है, उसको सोलली एक्सक्लूसिवली वो न्यूज़ सुनानी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर लाइक फैमिली टू गिव हिम सपोर्ट। अगर कोई हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, कोई वाइफ है तो उसका हस्बैंड, या कोई मदर या फादर बूढ़े हैं तो उनके बच्चे, कोई एक आधा बच्चा, कोई इस तरह का सिग्निफिकेंट पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, कंफर्टेबल सीटिंग होनी चाहिए एट एन आर्म्स लेंथ, इट शुड नॉट बी इंटिमिडेटिंग।
बी अटेंटिव एंड काम, इफ पेशेंट क्राइज शिफ्ट योर गेज। अगर पेशेंट जो है वो बैड न्यूज़ सुन के रोने लग जाते तो आपने उसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखना होता, आपने अपनी गेज, अपनी आंखें शिफ्ट कर लेनी होती हैं, सो दैट ही डज नॉट बिकम एम्बेरस। Listening mode, silence and repetition of words, availability. If you have next appointment, give your patients indications for time constraint. अगर आपके पास बाकी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, तो टाइम कंस्ट्रेंट कहते हैं कि अपने टाइम को इस तरह मैनेज करना है कि बस आपने उसको इंडिकेट कर देना है कि जी आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, ठीक है, इंडिकेशन दे देनी है, आपने डायरेक्टली उसको हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो उसको आपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए उसको इंडिकेट करना है कि अभी टाइम ख़त्म है, आप नेक्स्ट टाइम पे आएँ, ठीक है। और उसकी जो है ना हार्श वर्डिंग पेशेंट के साथ आप वैसे भी यूज़ नहीं करते, बट बैड न्यूज़ ब्रेक करने के बाद तो फिर पेशेंट एक किस्म का खुद भी ब्रेक हो जाता है कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, तो आपने उसको पोलाइटली डील करना होता है। पेशेंट परसेप्शन, बिफोर यू टेल आस्क, before you break the bad news to the patient, try to ascertain the patient's perception of his or her own medical condition. This depends on your communication style. पेशेंट को बैड न्यूज़ बताने से पहले आप उससे पूछेंगे कि आपको क्या लग रहा है, कि आपको क्या है, आपकी मेडिकल कंडीशन का आपको पता है कि आपको क्या हुआ है। थर्ड इज द इन्विटेशन, ऑल्दो most of patients like to know all the details of their illness, but still you should ask that how much information you would like me to give you regarding the diagnosis, कि कितनी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं, मतलब कम्प्लीटली पूरा सब कुछ जानना चाह रहे हैं या बस आपको थोड़ा बहुत मतलब आपको क्या है, क्योंकि पेशेंट का लिटरेसी लेवल जो होता है ना डिफरेंट होता है। कुछ पेशेंट पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, तो उसके मुताबिक उन्हें आपने समझ भी लेना है उसकी पर्सनैलिटी से, और उससे पूछ भी सकते हो आप। नॉलेज, before you break the bad news, give your patient a warning of some sort to help him prepare for himself. For example, ऑलवेज जब भी आप बैड न्यूज़ देते हैं उससे पहले आप उसको थोड़ा सा वर्ड्स इस तरह के यूज़ करते हो, दैट अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ बैड न्यूज़, और आई एम सॉरी आई हैव टू टेल यू, ठीक है। इस तरह पेशेंट को जो है ना पहले ही आई एम सॉरी के वर्ड से पहले ही उसे अंदाज़ा हो जाता है दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू कम। Empathy. For most doctors, responding to patients' emotion is one of the most difficult part while breaking the bad news. The response should be empathic. ठीक है, हमेशा पेशेंट के साथ आपने एम्पैथी शो करनी है, सिंपैथी शो नहीं करनी, ठीक है, उस पर तरस नहीं खाना, ठीक है, उसको एम्पैथी शो करनी है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो बेचारा किस सिचुएशन में है, ठीक है, बट यू आर नॉट उस पर आप तरस नहीं खा रहे कि ये तो जो है ना सिंपैथेटिक कंडीशन नहीं आपने डेवलप करनी, बल्कि एम्पैथी डेवलप करनी है। द रिस्पॉन्स शुड बी एम्पैथिक, दैट इज वन नीड्स टू लिसन एंड आइडेंटिफाई द इमोशंस द पेशेंट इज experiencing. Respond the patient by showing you understand his feelings. फिर समराइज कर दें इंफॉर्मेशन को जो आपने उसको सब बताया, इन पे थोड़ा सा उसको समराइज करें, एंड प्लान ऑफ एक्शन, यू एंड योर पेशेंट शुड गो अवे विद द क्लियर प्लान फॉर नेक्स्ट स्टेप। ये थे हमारे स्टेप्स, 7 स्टेप्स फॉर इन द बायोसाइको सोशल मॉडल फॉर ब्रेकिंग अ बैड न्यूज़। Individualized disclosure model. This is the second model for breaking a bad news. In this model, the amount of information and the rate of its disclosure are tailored to the desires of individual patient by doctor-patient relationship. आप डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के मुताबिक आप जो है सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे देते पेशेंट को, ठीक है, आप उस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को और रेट ऑफ इट्स डिस्क्लोजर, यानी कि किस टाइम पे कितनी बात बतानी है। अगर आपको पता चल गया कि एक पेशेंट को, फॉर एग्जांपल हम लिम्फोमा की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उसको ट्यूमर है, कैंसर है, आप सबसे पहले उसे बताएंगे जी आपको मेलिग्नेंसी है, कैंसर है। फिर आपको ये पता है कि उसको स्टेज 4 का कैंसर है, ठीक है, स्टेज 4 पे चला गया, दैट इज ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल एंड ही हैज़ अ लिटिल टाइम, ठीक है, लेकिन आपने उसको पहली इंफॉर्मेशन में, पहली सिटिंग में सारा कुछ नहीं बता दिया। आपने उसको पहली सिटिंग में सिर्फ ये बताया कि आपको कौन सी डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम दोबारा जब सिटिंग होगी तब आप उसको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक स्लोअर रेट पे
एक और ऐसे रेट पे जो पर्सनलाइज्ड है फॉर दैट पेशेंट, ठीक है, उस पे आप उसको डिस्क्लोज करते जाएंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, आपको काफ़ी सेशंस में आपको पूरी बात जो है पेशेंट को समझानी पड़ेगी, स्किल चाहिए, ऑब्वियसली एक्सपर्टीज एंड स्किल रिक्वायर्ड होगी, एंड ड्रेन्स केयर गिवर्स इमोशनल रिसोर्सेज। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि दिस इज़ डन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड, कि पेशेंट को एक टाइम पे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उतनी ही उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट इज डेवलप्ड। फुल डिस्क्लोजर मॉडल, जैसा इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि आपने फुल इन्फॉर्मेशन दे देनी है टू एवरी पेशेंट एज सुन एज इट इज़ नोन। आपको पता चला है उसकी कौन सी स्टेज है कैंसर की, उसको कौन से टाइप का कैंसर है, उसको उसकी जो है मेलिग्नेंसी हो गई है, उसको मेलानोमा स्प्रेड हो गया है, उसका कुछ इस तरह की चीज़ आपने सारा का सारा पेशेंट को बता दिया, ठीक है। इस ये क्यों है? एज द पेशेंट हैज़ द राइट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। एडवांटेजेस क्या हैं? प्रमोशन ऑफ डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट, फैमिली सपोर्ट एंड अलाउइंग टाइम टू पुट अफेयर्स इन ऑर्डर, हेल्पिंग दोज हु कोप बाय फाइंडिंग आउट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? द इंफॉर्मेशन कैन फ्राइटन द पेशेंट, कंफ्यूज द पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग। Paternalistic disclosure model. This model implies the information about patient's disease is the right of a doctor, and he delivers the information in a sugar coated manner to minimize the pain and distress of the patient, ठीक है। इसमें एक जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पेशेंट को, आपने उसको बिल्कुल सीधा सीधा नहीं कह देना कि आपको कैंसर है, आप उसको एक शुगर कोटिंग करके उन अपने वर्ड्स को चेंज करके, ताकि पेशेंट जो है उसका पेन और डिस्ट्रेस जो है वो मिनिमाइज हो सके, इस तरह इंफॉर्मेशन देते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, इसीलिए इस मॉडल को रिकमेंड नहीं करते अब। नॉन डिस्क्लोजर मॉडल है ये तो बिल्कुल ही टोटली नॉन रिकमेंडेड है nowadays, because this model is based on the view that under no circumstance should patient be informed that they have a lethal disease. अगर पेशेंट को कोई फैटल कोई लीथल डिजीज है तो आपने उसको इन्फॉर्म ही नहीं करना, एंड दैट डिसेप्शन शुड बी यूज्ड व्हेन नेसेसरी। एजम्पशन इसकी क्या है कि इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अ डॉक्टर टू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट, तो आप उसे बता ही नहीं रहे कि जी आपको कैंसर है या आपको कौन सी स्टेज है। दिस मॉडल इज़ नॉट यूज नाउ अडेज। एडवांटेजेस इसके ये होते हैं कि ईजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, सूट्स फॉर द पेशेंट्स हु डू नॉट वांट टू नो अबाउट देयर कंडीशन। डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है इसके कि द डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एडजस्ट, द ट्रस्ट इन द डॉक्टर इज अनडिटर्मिन्ड, opportunities for the helpful interventions are lost, patient may acquire wrong information that can lead to avoidance and isolation, chances that patient loses self control. कॉमन रिएक्शंस ऑफ पेशेंट्स आफ्टर ब्रेकिंग अ बैड न्यूज़, ये सारे मॉडल्स से हाउ टू ब्रेक अ बैड न्यूज़ टू अ पेशेंट, और पेशेंट के रिएक्शंस क्या होते हैं उसको हमने एब्रीविएट कर दिए DABDA से। सबसे पहले तो D इज़ फॉर डिनाइल, पेशेंट सबसे पहले कहेगा नहीं जी मुझे ये नहीं है, देन एंगर, फिर उसको गुस्सा आएगा ऑब्वियसली इफ़ यू आर टेलिंग दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ लीथल डिजीज। थर्ड नंबर पे वो बार्गेन करता है। बार्गेन ये कि वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे लगता है आप गलत रिपोर्टें देख रहे हैं, ये मेरी रिपोर्टिंग है, कंफर्म बात है। वो इस तरह बार्गेन करने की ट्राई करेगा कि अच्छा इसका कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फोर्थ नंबर पे स्टेज पे वो डिप्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो एक्सेप्टेंस, फिर जाके फिफ्थ नंबर पे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है।
ये थी हमारी पेशेंट के जो हैं आफ्टर रिएक्शंस आफ्टर ब्रेकिंग अ बैड न्यूज़. Denial, anger, bargaining, depression, and then finally he accepts whatever his situation is. Empathy. The single thread that links all the non-pharmacological interventions. The biomedical model, जो biomedical model है, remember यहाँ पे बायोसाइकोसोशल मॉडल की बात हम नहीं कर रहे. जो खाली बायोमेडिकल मॉडल है, एम्फोसिस ऑन द डिजीज रादर देन द पर्सन एक्सपीरियंसिंग इट, प्रोवाइड्स फ्यू अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप ए न्यू स्किल, जिसमें आप सिर्फ उसकी कंडीशन देखते हैं, उसका डायग्नोसिस देखते हैं और पेशेंट को बता देते हैं. Medical students rewarded for their ability to memorize, their ability to empathize is not appreciated. ये एक फैक्ट है. As a result that they become focused on acquiring more knowledge. तो वो उनकी जो empathy है for the patient, उस चीज़ को आप इतना कंसिडर नहीं किया जाता मेडिकल की स्टडीज़ में, rather than the knowledge of the student. तो फिर इसीलिए मोर नॉलेज पे चले जाते हैं और उसके साइकोलॉजिकल या सोशल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट, उस चीज़ को डॉक्टर्स अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं. बेस्ट टेक्निक इज टू sit quietly, listen actively, let the person know that you care their feelings, encourage them to talk, ask questions about influence of the disease. अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ इस लेक्चर की, दैट इज मेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. What is ethics? The study of moral aspects is called ethics. It affects how people make decisions and lead their lives. Ethics is concerned with what is good for individuals and society and is also described as moral philosophy. Ethics को moral philosophy भी कह सकते हैं. The term is derived from a Greek word ethos, which means custom, habit, character. रेलिवेंस ऑफ एथिक्स इन द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हैं, ठीक है. ये सिर्फ यहाँ पे स्लाइड के अंदर लिख दी गई हैं, अदरवाइज यू ऑल नो दिस कि मेडिकल एथिक्स क्या होते हैं और डॉक्टर्स को एक्सपेक्ट पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर से, और प्रोफेशनलिज्म क्या होता है. द नीड टू एथिकल प्रोफेशनलिज्म अब क्या है, द नीड टू सीक द क्लियर गाइडलाइंस ऑन हाउ डॉक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एंड द पैरामीटर्स दैट दे मस्ट फॉलो. एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं फ्रॉम अ डॉक्टर. डॉक्टर शुड बी काइंड, केयरिंग, हेल्पिंग, कमिटेड टू हेल्थ, जस्ट, डिपेंडेबल, कॉन्फिडेंशियलिटी शो करें. कॉन्फिडेंशियलिटी ये कि एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है उसकी इजाज़त के बगैर किसी को भी डिस्क्लोज ना की जाए. कीप द गेन्स ऑफ द पेशेंट अबव देयर ओन, नेवर हार्म एनीबडी, शो कैरेक्टर एंड रेजिलियंस, communicate effectively, fearlessly, and compassionately. Why ethical principles are required? Because ethical principles are required for good medical practice and come into play in almost all decision making that a doctor makes. So doctors should have clear understanding of what medical ethics are and what's their scope. A good doctor is the one who adheres to the ethical principles, norms, regulations, and customs of his profession under all circumstances. मेडिकल एथिक्स में की डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ मॉरल एस्पेक्ट ऑफ अ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ. ब्रांचेस होती हैं जिसकी अब दो आपके पास टाइप्स ऑफ मेडिकल एथिक्स आ रहे हैं, एक नॉर्मेटिव एथिक्स हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हैं, ठीक है. नॉर्मेटिव एथिक्स ये हैं कि इट इज़ रेफर टू व्हाट एक्शंस आर राइट एंड रॉन्ग इन प्रिंसिपल, यानी कि जो नॉर्म्स, नॉर्मेटिव नॉर्म्स से ही आप देख सकते हैं जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक जो आप एक्शंस राइट हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड जो एक्शंस रॉन्ग हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ अ सोसाइटी, वो नॉर्मेटिव एथिक्स में आते हैं. ये नॉर्मेटिव एथिक्स एक सोसाइटी के, एक कंट्री के डिफरेंट हैं. जो हमारे यहाँ जो एशिया के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एथिक्स, दोज नॉर्म्स या दोज नॉर्मेटिव एथिक्स दैट आर अप्लाइड इन द वेस्टर्न कंट्रीज, इन यूएसए, इन कनाडा. इन वहाँ के एथिक्स और हैं, नॉर्म्स एंड एथिक्स. यहाँ पे क्योंकि नॉर्म्स डिफरेंट है तो यहाँ के नॉर्मेटिव एथिक्स भी थोड़े डिफरेंट हैं. What the healthcare professional, HCP is the abbreviation of healthcare professionals, जिसमें आपके पूरा मेडिकल स्टाफ आ जाता है, not just the doctor. What the healthcare professionals should expect to do, what is ideal. It serves to create moral standards that people should follow. These provide the theoretical framework and principles that can guide a doctor dealing with a practical problem. For example, अब normative ethics की examples यहाँ पे हैं. Whether a doctor should take the consent about surgery from an illiterate man, fearing that the patient may make the wrong decision.
कि अब एक पेशेंट है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी कोई सर्जरी करनी है, आप उससे कंसेंट ले रहे हैं, ठीक है, अब आपको उससे कंसेंट लेनी चाहिए, आपको उससे कंसेंट नहीं लेनी चाहिए कि पेशेंट जो है वो कहीं गलत चॉइस ना कर ले बिकॉज ही इज illiterate about the disease. Should public money be used to treat patients of drug abuse and AIDS? ड्रग अब्यूज एड्स के पेशेंट्स, इन पे पब्लिक मनी जो है वो यूज करनी चाहिए टू ट्रीट सच पेशेंट्स और नॉट? शुड द पॉपुलेशन कंट्रोल डिवीजन पे द बिल्स ऑफ एन एम्प्लॉय सीकिंग अ टेस्ट ट्यूब बेबी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज दे फॉलो. What are they actually doing in real life? It is concerned with researching the morals, beliefs, and behaviors people actually have. Should doctor charge consultation fee from all patients irrespective of their paying capacity? ठीक है कि पेशेंट्स जो हैं आपके पास हर स्टेटस के आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे आपको कंसल्टेशन फीस लेनी चाहिए या नहीं? दिस काइंड ऑफ थिंग्स कम इन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. और आजकल की जो डॉक्टर्स की लाइफ है, ये जो प्रोफेशनल है, ये इसमें आपके एथिक्स को, मेडिकल एथिक्स को इतना फॉलो नहीं करते डॉक्टर्स, बिकॉज बिहेवियरल साइंसेज हैं या फिर ये जो बायोसाइको सोशल मॉडल है, कौन से डॉक्टर्स हैं अब? बहुत कम ही कोई डॉक्टर्स हैं जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या सोशल एस्पेक्ट पेशेंट का देखते हैं, ठीक है. दे आर जस्ट कंसर्न विद द डिजीज, विद द डायग्नोसिस एंड विद ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है, rather than focusing on complete biopsychosocial model which is acceptable and which is the best method for treating the patients in the western world. Principles of medical ethics. The guiding principles of medical ethics in the practice of healthcare professional, also known as the four pillars. ठीक है, ये फोर पिलर्स हैं, हम अभी देखते हैं क्या हैं द क्लासिकल पिलर्स जिस पे हेल्थ केयर प्रोफेशनलिज्म की प्रैक्टिस बिल्ड होती है. ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस, नॉन मेलिफिसेंस एंड जस्टिस. ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी इज दैट द पेशेंट हैज राइट टू अल्टीमेटली चूज द प्रोसीजर, ठीक है, ऑटोनमस है पेशेंट, उसके पास इतना इख्तियार है, खुद मुख्तियारी जिसे आप कहते हैं उर्दू में, दैट ही और शी में चूज द प्रोसीजर, ठीक है, कि उसको क्या अपने साथ करवाना है, क्या नहीं करवाना, ठीक है. दिस इज फर्स्ट पिलर दैट इज in the practice used in the practice of medical ethics. For example, the doctor must ensure that to take away all external control and influences after given full information. ठीक है, आपने बता दिया सारा पेशेंट को जी ये रिस्क हैं, ये इफेक्ट्स हैं, ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं फॉर योर ट्रीटमेंट. अब एक्सप्लेन करने के बाद इट्स अप टू द पेशेंट दैट व्हाट ही वांट्स. Doctor should only explain the risks and benefits of appendectomy and now leave it to the patient if he wants to undergo the intervention. आपने सिर्फ अपेंडेक्टमी के आपने रिस्क बता देने, बेनिफिट्स बता देने पेशेंट को, अब उसने करानी है या नहीं करानी, दिस डिपेंड्स ऑन द पेशेंट. एंड उसको कौन सी इंटरवेंशन यूज़ करनी है, उसको लेप्रोस्कोपिकली करानी है, उसको दूसरी सर्जरी ओपन सर्जरी करानी है, दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट. सेकेंडली, बेनिफिशेंस. Call for all the medical professionals to do good for all the patients under all circumstances. ठीक है, it is highlighted to do good for all the patient under all circumstances. This is the criteria for a good healthcare professional. The same way ordinary citizens are good to their parents and children alone. एक आम शहरी जो है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ ही अच्छा होता है, ठीक है, बट एक डॉक्टर को ऑल पेशेंट्स के साथ, उसके जितने भी पेशेंट्स हैं सबके साथ फेयर एंड जस्ट और जो है उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए. द डॉक्टर्स देयरफॉर हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद देयर पेशेंट्स, demanding care and goodness from them as a duty and obligation. For example, objection to charging the poor is based on the norm of beneficence. ठीक है, यहाँ पे टू चार्ज अ पुअर पेशेंट ये अप्लाई कोई नहीं करता वैसे आजकल के सेटअप में, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द नॉर्म ऑफ बेनिफिशेंस. नॉन मेलिफिसेंस. द ऑब्लिगेशन ऑफ अ डॉक्टर टू डू नो हार्म or to minimize it as much as possible to reach beneficial outcome. ठीक है, it is the extension of principle of beneficence. वही चीज़ है, उसी को कि एक में कह दिया कि अच्छा करना है और दूसरे में कह दिया कि आपने बुरा नहीं करना, ठीक है, तो उसी की एक्सटेंशन है. एग्जाम्पल,
A doctor's decision to protect patient from the risk of inflamed appendix by operating on him even without his consent is an expression of paternalism. For example, किसी की पेशेंट है, अपेंडेक्टमी है उसकी करनी है, आपने इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है, ठीक है, आप फिर भी उसे ऑपरेट कर देते हो विदाउट जो है पेशेंट को से कंसेंट लिए। क्यों? बिकॉज अगर उसके अपेंडिक्स जो है इन्फ्लेम्ड है और वो अगर जो है बर्स्ट कर जाती है तो सारा का सारा जो नेक्रोज मटेरियल है वो स्प्रेड हो जाएगा उसकी बॉडी में और ये एक बहुत ज़्यादा फैटल कंडीशन हो जाएगी। तो उसको डेथ से प्रिवेंट करने के लिए, उसको फर्दर नेक्रोसिस से, गैंग्रीन से, हर चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए आपने अगर उसकी अपेंडेक्टमी कर दी है, ठीक है, दिस इज़ टाइप ऑफ अ पैटर्नलिज्म कि जिस तरह पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें पता है हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, इसी तरह डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें पता है इसके लिए ये अच्छा है, तो उन्होंने ऑपरेट कर दिया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। फोर्थ वन इज जस्टिस, which is equitable distribution of resources. The health resources must always be distributed according to the principle of justice, keeping in mind the equal need as a measure of equity. Doctor has to be fair, equitable, and impartial in his selection of deserving cases when it comes to making choice in distribution of care or a resource or treatment. अब ये डिफरेंस बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। ठीक है, ये एक नॉर्मल इंग्लिश की टर्म है वैसे। इक्वालिटी इज कि अगर तीन लोग हैं उनकी हाइट डिफरेंस है, आपने इक्वली उनको तीनों को एक जैसी चीज दे दी है, ठीक है। बट इक्विटी इज ट्रीटिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि अगर एक पेशेंट, तीनों की हाइट डिफरेंट थी तो आपने एक पेशेंट को या एक पर्सन को जो है एक ब्लॉक की जरूरत है, आपने उसे एक ब्लॉक दिया, और जिसकी बहुत छोटी थी उसको दो ब्लॉक्स की जरूरत है। दिस इज इक्विटी, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी। Common ethical issues in medical practice: informed consent and confidentiality, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, यूथनेसिया, मैल प्रैक्टिस। ठीक है, एथिकल इश्यूज हैं ये सारे, हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। Ethical dilemmas faced by the doctors, also known as the moral dilemmas, are situations in which there is a choice to be made between two options, neither of which resolves the situation in an ethically acceptable fashion. डिलेमा, एथिकल डिलेमा की सिचुएशन किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए वो है कि उसके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, और दोनों में से ही कोई ऑप्शन भी जो है, दोनों ऑप्शंस ही एथिकली अप्रिशिएटेड, एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उनमें से ही किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, तो एक डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। टेकिंग कंसेंट फ्रॉम पेशेंट्स एंड फैमिलीज विद लो लिटरेसी एंड इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड प्रोसीजर्स, ये एक डिलेमा की सिचुएशन है कि पेशेंट की जो फैमिली है या पेशेंट जो है वो बिल्कुल इलिटरेट है, उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन आपने उससे कंसेंट लेनी है, ठीक है, तो ये एक डिलेमा की सिचुएशन है। कंट्रोवर्सीज लाइक अबॉर्शन, यूथनेसिया, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इश्यूज while compiling medical legal reports, these are all ethical dilemmas. इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमेशा लेनी चाहिए पेशेंट से, ठीक है, ये दोनों होती क्या हैं, ठीक है, ये हम अभी देख लेते हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। वैसे हमें पता है कंसेंट क्या है कि पेशेंट से आपने रिटर्न या वर्बल, ओरली, किसी भी तरह उससे पूछ लेना है कि जी अलाउड है कि जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो कंसेंट एक लेनी, या उसको चेक करने से पहले भी आपने कंसेंट लेनी होती है, उसको ट्रीट करने से, उसको एसेस करने से पहले भी। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का भी हमें पता है कि क्या होता है कि किसी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो आप डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। Consent is the agreement of the patient to an examination, procedure, treatment, intervention, यानी कि ट्रीटमेंट प्रोसीजर, एग्जामिन, यहाँ तक कि उसको एग्जामिन करने से पहले आप उसका कंसेंट लेते हैं। ओरली ले सकते हैं, साइनिंग अ फॉर्म, रिटन स्टेटमेंट, और एग्रीइंग बाय अ जेस्चर। इफ अ पेशेंट इज वेरी वीक और वेरी सिक कि वो जो है बिल्कुल बोल नहीं सकता, तो वो अगर अपने हेड से नॉड कर दे कि येस आई एग्री और आई डोंट एग्री, तो फिर उसको भी कंसेंट में शामिल करते हैं। वैलिड कब होती है जी कंसेंट की? अगर पेशेंट जो है कॉम्पिटेंट है, कैपेसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है उसमें, फ्रीली और वॉलेंटरली आपको अलाउ कर रहा है विदाउट एनी थ्रेट, ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसे कि कौन सी चीज़ वो चूज़ कर रहा है, ठीक है, विदाउट द फेयर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड बाय द डॉक्टर। कि अगर वो जो है पेशेंट जो है वो कंसेंट नहीं दे रहा है कि नहीं जी मैंने ये सर्जरी नहीं करानी, तो डॉक्टर ये ना कहे कि जी मैं फिर आपको ट्रीट ही नहीं करता, यानी कि डॉक्टर उसे रिजेक्ट कर दे। इस चीज़ का फेयर नहीं होना चाहिए, तो वो एक वैलिड कंसेंट है।
The whole process of seeking informed consent must be made after building a rapport and trusting relationship with the patient, whether he or she sees the doctor as caring, competent, and reliable. The content is the reflection of norm of autonomy highlighted above as the foremost pillar of the medical ethics. Reasons why doctor omit consent. डॉक्टर क्यों जो है consent नहीं लेते? The paternalistic attitude of a doctor thinking they know the best for their patients. एक डॉक्टर है वो ये कह रहा है कि मुझे पता है ना क्या करना है अपने पेशेंट के साथ, तो वो कॉन्सेंट ही नहीं लेता. दिस इज नॉट अ गुड एथिक. ठीक है, दिस कम इन द omittance of your medical ethics or omitting the consent. The common thinking that an illiterate or an ignorant patient may miss on a cure if crucial time is wasted in obtaining his or her approval, or fearing that the patient may say no when data of risks and hazards of intervention will be communicated. ठीक है? Some situations when informed consent not necessary. Brought to emergency and accidental department, ये वो situations हैं जिसमें आप consent नहीं भी लेंगे तो it's okay, it's बल्कि it's necessary. ब्रॉट टू इमरजेंसी एंड एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट. इमरजेंसी में एक्सीडेंट में कोई पेशेंट आए, टांग टूट गई, कोई इमरजेंसी है, आप कंसेंट नहीं ले रहे, आप सीधा उसको ऑपरेट कर रहे हो. अनकॉन्शियस एंड अलोन रिक्वायरिंग लाइफ सेविंग मेजर्स. लाइफ सेविंग मेजर्स करने हैं तो कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स या फिर मेंटली रिटार्डेड पेशेंट जो है. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? It is the right of an individual to have personal identifiable medical information kept private. उसकी जो पर्सनल और मेडिकल इंफॉर्मेशन है उसको आपने प्राइवेट रखना है. दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी. Circumstances in which confidentiality can be breached. ये कौन से circumstances हैं जिसमें आप उसको confidentiality की situation को तोड़ सकते हैं? That is कि when a patient authorizes to do so in situations, तो पेशेंट खुद अलाउ कर दें. ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको ने कोई जॉब करनी है, कोई उसकी एम्प्लॉयमेंट का मसला है, या फिर वो कोई सर्टिफिकेट आपसे बनवाना चाहता है अपने ऑफिस में दिखाने के लिए कि वो काम नहीं कर सकता, उसे छुट्टी चाहिए. कोई टाइफाइड का पेशेंट है, वो वैसे नहीं चाहता कि लोगों को पता चले, बट वो अपनी जॉब से छुट्टी लेने के लिए वो जो है आपसे एक सर्टिफिकेट बनवाता है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम सच अ डिजीज. सो दैट इज अ सिचुएशन यू कैन ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी. मेडिकल रिपोर्ट और फॉर सेकंड ओपिनियन. पेशेंट को अगर अपनी रिपोर्ट किसी को दिखानी है, किसी से डिस्कस करनी है, किसी से सेकंड ओपिनियन लेना है, तो फिर भी आप जो है उसको या आपने किसी से सेकंड ओपिनियन लेना है अपने सीनियर से, तो फिर आप जाके, ठीक है, हेल्थ केयर टीम के साथ, व्हेन इंफॉर्मेशन इज टू बी शेयर्ड विद इन द हेल्थ केयर टीम, अपने सीनियर से, अपने स्टाफ से आप उसकी इशू को डिस्कस कर सकते हैं. When disclosure is in the best interest of the patient, for example, in case of physical and sexual abuse, ठीक है, in case of terminally ill who does not want to know the prognosis fully, the doctor may make the family aware of the outcome of the patient's consent. किसी को lethal disease है, ठीक है, वो खुद नहीं जानना चाह रहा वो कि मुझे क्या है, मैं ठीक कब होऊंगा, तो आप उसकी फैमिली को बता सकते हैं, ठीक है, विदाउट द पेशेंट्स कंसेंट. When disclosure is in public's interest and doctors attempt at holding back, the information will cause harm to the society. अगर किसी पेशेंट को HIV है, ठीक है, तो आपको उसकी कंसेंट के बगैर ही उसके फैमिली मेंबर्स को या उसकी वाइफ को बता देना चाहिए. ठीक है, दिस इज योर, यानी कि ऑब्लिगेशन में आ जाता है ये, कि अदरवाइज स्प्रेड हो जाएगा ना सोसाइटी में. इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, पब्लिक हेल्थ का केस है, या फिर कॉलेरा, प्लैग, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इस तरह की डिजीज हैं जो स्प्रेड होती हैं सोसाइटी में, उन केसेस में भी आपने लोगों को या उसकी फैमिली मेम्बर्स को बता देना है कि इसको कौन सी डिजीज है पेशेंट को, या रिसर्च के पर्पजेस के लिए. ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आज के लेक्चर को हमने डिस्कस किया है, इसके अंदर से ही है, ये कुछ सिनेरियो बेस्ड हैं. एक दो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस और एक असाइनमेंट एंड पे है जिसका आपने रिटर्न मुझे असाइनमेंट बना के आंसर करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 ये है, देन देयर इज अ सेकंड वन, थर्ड एंड फोर्थ, 5, 6, ये 6 आपके एमसीक्यूज हैं, और फिर ये आपके असाइनमेंट है. डिफाइन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड नॉर्मेटिव एथिक्स, two most commonly ignored norms according to your society in Pakistan.
एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड हाउ टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रिटन फॉर्म में 4 क्वेश्चंस हैं और 6 एमसीक्यूज हैं। ये आपने असाइनमेंट्स बनानी है और ये आपने मुझे सबमिट करानी है टिल मंडे। मैम ठीक है सबमिट कैसे करवानी है? बेटा, ये आपने मुझे मेल करनी है पिक्चर लेके, हैंड रिटन आपने लिखनी है। ठीक है, वर्ड की फाइल पे किसी उस पे नहीं बनानी है आपने। एमसीक्यूज के आंसर्स और साथ ये असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं ये आपने किसी पेज पे, किसी रजिस्टर पे, किसी भी चीज़ पे आपने लिखनी है और फिर उसकी पिक्चर लेके आपने मुझे मेल कर देनी है। ठीक है, मैम ओके विद मैम। योर नेम एंड मैम रोल ये नंबर। क्वेश्चंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए? बेटा ये मैं आपको क्या, एक एक पेज का आंसर, हाफ पेज का आंसर हो जाए, ज्यादा लंबे नहीं हो। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के हैं। मैम ये एमसीक्यूज पे लिखने हैं? एमसीक्यूज बेटा आप लिख लें तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज उनके आंसर लिख दें। मैम जो मैम 2 इग्नोर्ड फॉर्म्स हैं और वो हम लोगों ने स्लाइड्स में से लेने हैं या फिर जनरली जैसे जो भी हमारे मेडिकल की नहीं नहीं बेटा, ये स्लाइड में से नहीं, ये जो 2 मोस्ट कॉमनली इग्नोर्ड नॉर्म्स हैं, इसको आप अपनी सोसाइटी में से कवर करने की कोशिश करें। ट्राई टू बी इनोवेटिव, खुद से कुछ लिखने की ट्राई करें, अदरवाइज आप स्लाइड से भी ले सकते हो, वो तो आपने पढ़ लिया ऑब्वियसली। ओके लेकिन थैंक यू। असाइनमेंट में थोड़ी सी अगर आप अपनी एफर्ट डालेंगे तो वो फिर अच्छा लगता है। मैम ये ग्रेडेड है? ऑब्वियसली सेशनल्स में काउंट करेगा। ठीक है, ओके ये लेक्चर मैं अपलोड भी कर दूंगी एलएमएस पे, मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, तो इसके एमसीक्यूज और असाइनमेंट वहां से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, मैम, अगर ये मैम ये पीडीएफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे एलएमएस पे? रिकॉर्डिंग्स इसकी बच्चों एलएमएस जो है ना, अभी तक मेरा जो है जो पुराना ओल्ड टेम्पलेट है वही है। वो 1-2 दिन में पीछे से ऑफिस से वो करेंगे, उसको मास्टर टेम्पलेट कर देंगे जिस तरह अब आपका न्यू टेम्पलेट आया है एलएमएस का, तो उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग्स उस पर अपलोड करूंगी। ठीक है, ओके मैम थैंक अगर यू। ये मैम अगर ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस अगर रजिस्टर पे लिख के अगर पीडीएफ बना के अगर सेंड कर सकते हैं? बेटा मुझे आपकी हैंड रिटन चाहिए, फिर आप पीडीएफ के फॉर्म में करें या आप मुझे डायरेक्टली वो कैमरा से पिक्चर्स क्लिक करके कि उसको मैम जो है। हाँ बाजुकात पिक्चर्स ज्यादा होती है ना, एक इमेज में नहीं जाती थी, मैं वही कह रही थी कि हाँ पीडीएफ ठीक कर है, फिर पीडीएफ बना के कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। मैम मेल करनी है आपका असाइनमेंट? हाँ जी बेटा, मेल करनी है। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, चलें बच्चों, ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर देती हूँ सबको लेक्चर। ठीक है, बेटा अटेंडेंस कौन मार्क करता है आप में से? स्क्रीनशॉट कौन सा बच्चा लेता है? कोई है जिसे मैंने कहा है कि स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या मैम सरवा ले रही थी लेकिन आज उसका खुद का नेट का इशू है। आज उसका नेट का इशू है? ठीक है बेटा, अनम नौरीन आपने आंसर किया ना, आप मुझे मेल कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें अटेंडेंस का। 45 इस टाइम पे स्टूडेंट्स हैं और ये मुझे आप मेल कर देना। ठीक है, जी ओके। अभी आपका एड ड्रॉप खत्म हो गया है ना? ये इस वीक में फिर से एक्सटेंड कर दिया है? मैम खत्म हो गया। खत्म हो गया ना, बस फिर अटेंडेंस ले लें। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता दो, फिर हम ये मीटिंग एंड करें। ओके मैम। चलें बेटा, ठीक है, ओके, ये मुझे मेल कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज। जी।